और दोस्तों कैसे हो यार सारे। आप सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और फाइनली आज 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 भाई वो आखिरी रात आपकी जिसमें आप एसपी पढ़ने वाले थे, फाइनली वो रात जो है जा चुकी है। और कुछ कुछ बहुत ही ज़्यादा कुछ समय में आप सभी अपने एसपी के पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से बाय बाय करने वाले हैं, है ना दोस्तों। क्या आप अपने पेपर को लेकर एक्साइटेड होगी नहीं? बताओ यार जल्दी से चैट में। और यार लेकिन देखो यार, मैं जानता हूं पेपर से एक्साइटमेंट कौन होता है। सर तू कैसी बातें कर रहा है यार, कैसी कैसी बातें कर रहा है। यहां मैं इतना नर्वस हो चुका हूं या हो चुकी हूं, और तू बात करता है कि पेपर के लिए क्या आप एक्साइटेड हो कि नहीं। तू भाई गलत आदमी है यार। देखो यार दोस्तों, अगर अभी हमारा कुछ समय में पेपर है ना, हम जाएंगे एकदम एक्साइटमेंट के साथ कि भाई पेपर तुझे तुम में आग लगाने वाला हूँ, ठीक है भाई। अगर तुम ऐसे जाओगे तभी तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। अगर अब समय नहीं है यार, अब समय आ चुका अपने आप को मोटिवेट करने का। अब सेल्फ मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए आपको, अपने पेरेंट्स के लिए, आपको अपने आप के लिए, आपके बेटर फ्यूचर के लिए, आपको आपके अपनी परपेचुअल सक्सेशन के लिए। आज आपको एसपी के पेपर को आग लगाना है। क्या आप मेरे साथ दोगे? मैं अकेला ये साथ नहीं निभा पाऊंगा, मुझे आप सभी का साथ चाहिए। आई होप यार आप सभी ने, आपको जो ये स्टडी हॉलीडे मिला था, ये आप सभी ने अच्छे से इसको करअप करा है। मेरे साइड से आपको स्ट्रेटजी मिली थी, मेरे साइड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लेटर प्रैक्टिस। आई होप आप सभी ने लेटर प्रैक्टिस किया है। डिबेंचर्स का टॉपिक, वो वीडियो मजा आया कि नहीं दोस्तों? चैट मैंने देखा, कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा, क्या प्यार दिया आप सभी ने। एंड आई होप यार, मैं भी बताता हूँ जो डिबेंचर है, आई होप आपने उसको 2 से 3 बार देखा है वीडियो को। और सेकंड थिंग, आई होप फास्ट करके देखो, 2x पे देखो, स्किप करो, जो टॉपिक आता है फटाफट सुन लिया कुछ, ठीक है। नेक्स्ट 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 5 मिनट के अंदर उसको वीडियो को आपको फिनिश करना है। अभी आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे, इस वीडियो को बंद करके ईयरफोन लगा लेना और बस सुनते रहना, चलते रहो एग्जाम सेंटर पे, ठीक है, हो जाएगा पक्का। फिलहाल दोस्तों आज का ये जो सेशन होने वाला है अपना लाइव, ये जो आप सेशन देख रहे हो ना, इसमें अब हम कुछ लास्ट मिनट चीजें जिसको हम स्किप नहीं कर सकते, और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे अभी हम, हर एक चीजों का कुछ एक ऊपर से मैं आपको इंट्रोडक्शन ऐसे दिमाग में बिठा दूंगा, और उसके बाद दोस्तों कुछ पेपर को आपको प्रेजेंट कैसे करना है कुछ उस पर भी बात करूंगा, लेटर पे कैसे आपको कुछ करना है उस पर भी बात करूंगा, ठीक है। तो चलो अब ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते और हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। आ जाओ। आई होप दोस्तों आप सभी ने कॉर्पोरेट फाइनेंस की जो डेफिनेशन थी इसको कर रखी है ना। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन फाइनेंस किस तरह से, कॉर्पोरेशन किस तरह से कंपनी पैसे का इस्तेमाल करती है अपने कंपनी को रन करने के लिए, ठीक है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक डेफिनेशन जो है, आई होप ये आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट लेसन के लिए अब आप क्या करोगे, सीधा सीधा आपको जंप मारना है उसके डिस्टिंग्विश बिटवीन पे जो एग्जाम में 100% आने वाला है। पेज नंबर 9, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ अ फिजिकल एसेट। फिक्स्ड कैपिटल बेसिकली एक ऐसा कैपिटल जो आपने पैसे लगाए हैं ये सोचकर कि ये आपके बहुत लंबे समय तक साथ देने वाला है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये आपका साथ देगा। और वर्किंग कैपिटल ऐसा कैपिटल है ये जो आपको छोटे छोटे एक्सपेंसेस आपको करने पड़ रहे हैं, सो दैट ये छोटे छोटे जब आप एक्सपेंस करोगे ना तो आपकी कंपनी डेली डे टू डे वर्क में भी चलती रहेगी, और हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया सो दैट ये हमारे साथ लॉन्ग टर्म में भी चलता रहेगा। फिक्स्ड कैपिटल स्टेज इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑलमोस्ट परमानेंटली। लेकिन वर्किंग कैपिटल जो है ना, ये डे टू डे चीज़ों को चलाने के लिए लगता है भाई। क्या है, डे टू डे चीज़ों को चलाने के लिए चीज़ चाहिए रहती है। अब देखो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन, आई होप आपको इससे क्लिक हो रहा है, लेकिन अब बच्चा कह रहा है नहीं सर आप दिल में अब तक उतरा नहीं है, तो बेसिकली 1 सेकंड में वापस आपको ऊपर ले जा रहा हूँ। फिक्स्ड कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो हमें यूज होता है एसेट्स, कंपनी के एसेट्स को खरीदने के लिए। अब कंपनी ने क्या करा, एसेट्स खरीदा, अब ये कंपनी के पास लॉन्गर समय ऑफ पीरियड के लिए रहेंगे, लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड के लिए रहेंगे। अब बच्चा अगर ऐसा कंपनी ने कौन सा एसेट्स खरीद लिया, अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक जमीन खरीद ली। अब ये जमीन जो है ये मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा फिक्स्ड कैपिटल है, ये मेरे पास लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेंगे, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेंगे। ये क्या है दोस्तों, ये एक लैंड है। इस लैंड पे दोस्तों मैंने क्या किया, बिल्डिंग सेटअप कर दिया। अब ये बिल्डिंग भी जो है ना मेरी, ये भी मेरा फिक्स्ड कैपिटल है, ये बिल्डिंग मेरे साथ परमानेंटली रहेगी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन दोस्तों ये जो खाली जमीन है मेरे पास, ये जो खाली जमीन है मेरे पास, ठीक है, मैं यहां पर फार्मिंग करना चाहता हूं। फार्मिंग करने के लिए मेरे को क्या लगेगा, मेरे को क्रॉप्स लगेंगे। यहाँ पे मैंने क्रॉप्स वगैरह, लेबर चार्ज, डे टू डे लेबर मैं उनको देता हूँ, डे टू डे 500 रुपये मैं उनको देता हूँ, डे टू डे वेजेस मैं उनको पे करता हूँ, डे टू डे वेजेस, क्रॉप्स पे खर्चा कर रहा हूँ, उनके फैसिलिटीज पे खर्चा कर रहा हूँ, फर्टिलाइजर्स पे खर्चा कर रहा हूँ। अब ये जो फर्टिलाइजर्स पे खर्चा ये सब जो है मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लैंड पे जो फार्मिंग है ये चलती रहे, ये मेरा वर्किंग कैपिटल वाला एक्सपेंस है।
समझ में आया? फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इस पे ज़्यादा और समय नहीं लगाना। आई होप ये मीनिंग से आप एग्जाम में भी लिख कर आ सकते हो, अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा हो तो। और आई होप आप सभी ने एक अच्छा इंट्रोडक्शन ये दोनों आंसर के लिए लर्न कर रखा है। चलो फर्स्ट लेसन से हम सिर्फ इतना ही रिवाइज करेंगे, बाकी ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता आपके लाइव सेशन के लिए, या ठीक है। चलो अभी आ जाओ फटाफट सेकंड लेसन पे, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो पहला है दोस्तों ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल में बच्चों को बहुत डाउट होता है यार सर ये इसको 1 मिनट पे खत्म करते हैं, 1 मिनट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, अपने पास समय की कमी है। ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, बेसिकली दोस्तों ओन्ड यानी कि आपने कंपनी में पैसे आपको चाहिए चलाने के लिए। अब पैसे चाहिए तो आप पैसे के आप लोगे लोगों से, और बदले में क्या दोगे? बदले में मैं ओनरशिप दूंगा। तू जेआर कॉलेज में 1 लाख रुपए लगा, बदले में हम तुझे जेआर कॉलेज का 2% का मुनाफा, 2% का प्रॉफिट देंगे। हमने तुझे क्या कर दिया दोस्त? हमने तुझे कंपनी का ओनर बना दिया। तू जेआर कॉलेज में पैसे लगा 10 लाख, हम बदले में तुझे मुनाफा नहीं देंगे, हम बदले में तुझे हर महीना इंटरेस्ट पे करते जाएंगे। तू हमें एज ए लोन दे रहा है, हम तुझे ओनरशिप नहीं दे रहे भाई। हम क्या हो गया ये? बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल का एग्जांपल क्या होगा? इक्विटी, प्रेफरेंस। बोरोड में आ जाएगा डिबेंचर्स। डिबेंचर की वीडियो याद है पक्का? डिपॉजिट्स, लोन वगैरह सब कुछ बोरोड में आ जाता है। आपने लोन बोरो किया है, इसलिए वो बोरोड कैपिटल, ओन्ड कैपिटल। इसका डिफरेंस बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंस बिटवीन में ओन्ड में क्या होता है ना, शेयर्स होता है, और शेयर्स 2 तरीके से भी डिवाइडेड है, एक है इक्विटी, एक है प्रेफरेंस। इक्विटी वो लोग हैं जो कंपनी के ओनर है, एक तरीके से ये कंपनी के क्या है? कंट्रोलर है। ये वर्ड्स आपको एग्जाम में लिख कर आना है, ओनर, कंट्रोलर, रिस्क बेरर। सारा कंपनी में रिस्क तो जो होता है भाई यही बेयर करते हैं, और इनके पास ही वोटिंग राइट्स होती है। लेकिन प्रेफरेंस की अगर बात करें तो इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती, इनके पास एक प्रेफरेंस होता है ओवर इक्विटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। ठीक है, इनको हर साल डिविडेंड मिलता है भाई, अगर वो क्यूमुलेटिव हो, और क्यूमुलेटिव होगा, इस साल नहीं मिला अगले साल मिल जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव, अगर ये साल नहीं मिला तो अगले साल, सिर्फ अगले साल का मिलेगा, पिछले साल का आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना भाई? पक्का। तो इक्विटी में आपको ओनर हो, आप रिस्क बेरर हो। लेकिन अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो दोस्तों प्रेफरेंस में आपको सिर्फ प्रेफरेंस दी तो जाएगी, लेकिन ज़्यादा उम्मीद ना करिएगा। प्रेफरेंस में आपको एक फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलती है इक्विटी वालों को, लेकिन डिविडेंड किसको? अपना प्रेफरेंस वालों को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। हर महीने तेरे को 100 रुपये मिल जाएंगे, टेंशन ना ले। इक्विटी हर महीने तुझे मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, कभी 100 मिल सकते, कभी 1000 मिल सकते, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो इक्विटी को फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस को फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। बाकी इसके जो फीचर्स है आई होप आप सभी ने अच्छे से किए हैं। इसका डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल सकता है। और इक्विटी के फीचर्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट है 8 मार्क के लिए। प्रेफरेंस के लिए तो आपको पता ही होगा, वो फीचर्स आपने आई होप आपको कर लिया है। और टाइप्स में एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जिसपे डिविडेंड, अगर समझो इस साल आपको डिविडेंड मिलने वाला था 1000 रुपये का, बट आपको नहीं मिला, कोई बात नहीं, ये 1000 रुपये प्लस नेक्स्ट ईयर का जो आपको डिविडेंड मिलने वाला था 1000 रुपये, वो आपको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब 1 साल का आपको 1000 नहीं मिला था, कोई बात नहीं, अगले साल हम आपको 2000 दे देंगे। 2000 कैसे सर? एक पिछले साल का और एक ये साल का। नॉन क्यूमुलेटिव 1000 रुपये तक को मिलने वाला था प्रेफरेंस, सॉरी यार इस बार कंपनी के पास इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है तो हम नहीं दे पाएंगे आपको। नेक्स्ट ईयर अगर हम देंगे, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो। अब नेक्स्ट ईयर आया, भाई मेरा डिविडेंड, हाँ ले 1000 रुपये, भाई मेरा पिछले साल का डिविडेंड, सॉरी ब्रो तेरा नॉन क्यूमुलेटिव वाला है, नॉन क्यूमुलेटिव में डिविडेंड अगर नहीं मिला भूल जाओ, कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला, सिंपल। Participating preference shares which are entitled to participate in the surplus profit. surplus profit, extra profit जो किसको मिलता है? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी को। लेकिन अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग वाले प्रेफरेंस शेयर्स है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हिस्सा आपको भी मिल जाएगा, अपार्ट फ्रॉम योर डिविडेंड। नॉन पार्टिसिपेटिंग जिसमें आपका पार्टिसिपेशन नहीं है, किसमें? प्रॉफिट में। कन्वर्टेबल, ऐसे कन्वर्ट जो आप अपने आप को कन्वर्ट करा लोगे इनटू इक्विटी, समझ में आया? और नॉन कन्वर्टेबल जिसमें आप इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो कुछ साल बाद रिडीम हो जाएंगे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इरिडीमेबल जो नहीं हो सकते, और ये कब होंगे? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होके जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या भाई? दोस्तों ये आज के सेशन में हम डिबेंचर्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिबेंचर्स पे एक स्पेसिफिकली एक पूरी वीडियो आई है 20 मिनट की। तो वो 20 मिनट की वीडियो जो है ना आप 2x पे करके सुनोगे, जब आप सेंटर पे जा रहे हो या आप किधर भी जा रहे हो, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ये 20 मिनट की वीडियो ये सेशन में हम कवर नहीं करेंगे। इसमें आपको ये टॉपिक देख लेना है डिबेंचर्स का, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। डिबेंचर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने डिबेंचर्स का उसमें सब कुछ कवर करा दिया है।
इस लेसन में और कुछ करने के लिए ऐसा है नहीं। और ठीक है, बाकी ओवरड्राफ्ट हमने ओसीएम में भी किया था, सेम टॉपिक यहाँ पे भी है, तो आप लिख सकते हो एग्जाम में। अगर हमने देखा कि ओवरड्राफ्ट ओसीएम में नहीं आए थे तो हम एसपी में उसकी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। आ जाओ दोस्तों थर्ड चैप्टर पे, इशू ऑफ शेयर्स। अब दोस्तों यहाँ पे नहीं ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये अभी नहीं करोगे तो भी चलेगा, डिफिकल्ट है बहुत ही। अगर किसी ने किया है तो वेल एंड गुड, अगर अभी टाइम नहीं है उस चीज़ का तो आप स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं। हम ये चैप्टर के लिए क्या करते हैं, आ जाओ सीधा डिफरेंस बिटवीन पे आते हैं दोस्तों। आ सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है और दोस्तों प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है। देखो प्राइवेट प्लेसमेंट से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, आईपीओ एंड एफपीओ आपको पता है ना, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी पहली बार लोगों से पैसे रेस करी उसे आईपीओ कह रहे हैं। और जब कंपनी अपना पहली बार तो मार्केट में आ चुकी थी, अब वो वापस मार्केट से रेस करना चाहती है। मतलब जब वो पहली बार आई थी 100 करोड़ के लिए, उसने 100 करोड़ लोगों से इकट्ठा किया, उसको मिल गए 100 करोड़, फर्स्ट टाइम था आईपीओ। फिर कंपनी अब 100 करोड़ तो लेके गई, अब कंपनी को 200 करोड़ और चाहिए एक साल बाद, और 200 करोड़ दो, पहले तुमने 100 दिया था अब 200 दो और। इसको कहते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है, देखने दो। चलो बता दो एक बार, प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं फिर देखते हैं। देखो दोस्तों प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। सिक्योरिटीज हमने ऑफर करी है सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, ठीक है। और जो कि मैक्सिमम 200 है, अगर 200 से ज्यादा हुआ तो हम उसे पब्लिक इशू मान लेंगे, 200 तक ही होना चाहिए, उसे प्राइवेट प्लेसमेंट। और सेकंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, यानी कि जब आप सिलेक्टेड सिक्योरिटीज का ऑफर कर रहे हो, यह था प्राइवेट प्लेसमेंट। अब है दोस्तों प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्या है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में दोस्तों आप ऐसी सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, सिलेक्टेड सिक्योरिटीज। सिलेक्टेड सिक्योरिटीज यहाँ पे कैच है, सिलेक्टेड सिक्योरिटीज में जिसमें सिर्फ इक्विटी वाली आती है। क्या है? इक्विटी शेयर्स और समथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और कन्वर्टेबल इक्विटी, मतलब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब आप ऐसे चीजों को गिने चुने लोगों को देते हो उसे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है? पक्का डंडा गुल तो नहीं है ना? मैंने जो बताया पॉज करो, एक बार रीड कर लो उसको, चलेगा? आई होप आपको आ रहा है प्रेफरेंस और प्राइवेट प्लेसमेंट। दोस्तों इसमें और क्या टॉपिक हो सकता है, क्या कुछ, मैं वो चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलेगा शेयर सर्टिफिकेट। आई होप आप सभी को आता है। इस पे शेयर सर्टिफिकेट में ना काफी बार डिफाइन में आ जाता है, तो शेयर सर्टिफिकेट आप पहले क्या करना, शेयर समझा देना क्या होता है। फिर जो भी शेयर अब है तो उसके पास कुछ एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो उस पर्सन को कंपनी क्या कर रही है, एक सर्टिफिकेट देती है जिससे पता चलता है कि हाँ भाई इस कंपनी का ओनर है, तो उसको शेयर सर्टिफिकेट एज अ एविडेंस ऑफ टाइटल। गाइस अब इस क्वेश्चन से आईपीओ एफपीओ आपको पता ही है। बुक बिल्डिंग मेथड, देखो फिक्स्ड प्राइस इशू, जब कंपनी बोल रही है कि मेरा एक शेयर 100 रुपए का है, फिक्स्ड प्राइस, कंपनी ने प्राइस खुद से ही सेट कर दिया है। बुक बिल्डिंग मेथड, कंपनी बोलती है ए इन्वेस्टर आजा अपनी बिडिंग सबमिट कर। जब कंपनी अपने जिसको भी इन्वेस्टर्स को बुलाती है उनको बिड करने का मौका देती है, उनको कंपनी क्या करती है, एक रेंज देती है, प्राइस रेंज, प्राइस बैंड देती है। इसको प्राइस बैंड बोलते हैं कि भाई मिनिमम 60 मैक्सिमम 80 इतना हमारा एक शेयर का प्राइस हो सकता है। तो एक इन्वेस्टर 67 लिख के जाता है, एक 70, एक 71। फिर एक प्रोसेस है जिसे बुक बिल्डिंग मेथड कहते हैं, उसमें इसका एवरेज निकलता है, जितना उनको शेयर्स चाहिए वो निकलता है, उसका एवरेज निकलता है। और समझो इन सबका एवरेज निकल के आया 73 रुपीज, तो 73 रुपीज विल बी द प्राइस ऑफ वन शेयर। तो बुक बिल्डिंग मेथड कुछ ऐसा है, ये होता है बुक बिल्डिंग मेथड। फिक्स प्राइस इशू में कंपनी ने खुद ही प्राइस फिक्स कर रखा है। समझ में आ रहा है? पक्का गारंटी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स भी करा देता हूं। चलो राइट शेयर्स यानी कि ऐसे शेयर्स जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को मौका दे रही है। मतलब देखो एक इंसान कंपनी में, इसके पास एक शेयर है ऑलरेडी, इस शेयर की वैल्यू 1000 रुपए की है, अपने आप इंक बदल गया। कंपनी मार्केट में अब और इशू लाने वाली है, ठीक है, कंपनी एफपीओ करने वाली है। कंपनी बोलती है मार्केट में दूसरे लोगों को देने से पहले, ए मेरे पुराने शेयर होल्डर एबीसी, तुझे मैं एक मौका देती हूं, मार्केट में ये चीज मिलने वाली है, समझो 3000 रुपए की, तेरे पास
₹1000 के तो थे ही ऑलरेडी, तूने 1000 में खरीदा था, आज मार्केट में ये 3000 का है। अगर ये मैंने मार्केट में बेचूंगी तो 3000 में मिलेगा। आज तुझे ये शेयर मार्केट से खरीदना तो 3000 में मिलेगा। तूने भले ही ₹1000 में खरीदा होगा कभी इस बंदे ने, पर एबीसी ने, इसके पास 1000, इसने 1000 में खरीदा था, आज उसकी मार्केट वैल्यू 3000 है। तूने कभी 1000 में खरीदा था, आज उसकी मार्केट वैल्यू 3000 है। लेकिन मेरे दोस्त, आज तू जब इसे 3000 में खरीदना जाएगा, तू 3000 में क्यों खरीदेगा? एक काम कर, 3000 छोड़, तू हमें 1500 में, तू हमसे 1500 में ले ले। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के पास ही ये मौका होता है। देखो वहां पे, इन शेयर्स आर ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। शेयर्स कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही दे रही है। मार्केट में कोई और आकर इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा, कोई और आकर ओनर बन जाएगा। एक काम करो, अपने ही कंपनी में जिसने खून पसीना बहाया है उसको ही पहला ऑप्शन दो। क्या तुझे हमारी कंपनी में और शेयर्स खरीदना है? उसको, उसकी शेयर होल्डिंग बढ़ाओ, किसी दूसरों को मार्केट मत दो उसको। चलेगा? समझ में आया? पक्का? और बोनस शेयर्स यानी कि कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। मतलब समझो, राइट, अपना राइट शेयर्स में, मैंने क्या किया अभी, अपना राइट शेयर्स में क्या हो रहा है ना, कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को मौका देती है मार्केट के भाव से कम में खरीदने का। वेयर बोनस शेयर्स में, मतलब मार्केट में लोगों को बांटने से पहले मैं अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी वालों को मौका दूंगी। मार्केट वालों तुम्हें बाद में मिलता हूं, पहले मेरे जो घर में है पहले मैं उनको पूछूंगा वैसा। उसके बाद बोनस शेयर्स कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हारी खून पसीना के लिए हमें इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी शेयर होल्डर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, समझो ए अपना, एक काम करते हैं, किसी बच्चे का नाम ले लेते हैं अपना। देखो ये है अपना गोल्डी, गोल्डी ने अपना, क्या नाम थी उस बच्ची का, ओमकार का, भाई नाम ले लेते बच्चा अपना ओमकार, फिर ओमकार, चलो ठीक है। गोल्डी के पास जेआर कॉलेज का शेयर है भाइयों, एक शेयर है ₹100 का। मैंने ओमकार को बेचा, मैंने ओमकार को बेचा ₹1000 में। मेरी और ओमकार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओमकार भाई शेयर चाहिए, बोलता है हाँ कितने का, मेरे पास एक ही शेयर है। बोले मेरे पास ₹100 का है, तेरे को बेचूंगा 1000 में, चाहिए तो ले। मेरा ओमकार भाई बोलता है अरे सर कैसी बातें कर रहे हो आप तो मेरे भाई हो, आ जाओ भाई, डील डन। इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दोनों की मंजूरी थी, दोनों ने हाँ भरी है, कोई जबरदस्ती नहीं। ट्रांसमिशन, गोल्डी जेआर कॉलेज में 1000 शेयर्स का मालिक था भाई, चल लिए, भगवान राम जी ने बुला दिया इन्हें, हमारे प्यारे भगवान ने। गोल्डी जी क्या हो गया, इनकी डेथ हो गई, गोल्डी जी की डेथ हो गई। तो मेरा जो नॉमिनी था ना कि कभी मैं मर जाऊंगा तो मेरी जो प्यारे मम्मी पापा है, मेरे शेयर्स उनको चले जाए, है ना, मेरे शेयर्स उनको चले जाए। मेरे शेयर्स क्या है, मेरे माता पिता को चले जाए, तो मेरे जो शेयर्स है ना मेरे माता पिता को चले जाए। तो ये है दोस्तों ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। यहाँ पे शेयर्स जो है ट्रांसमिट हो रहे हैं बाय द वर्च्यू ऑफ लॉ। लेकिन यहाँ पे पहले जो था ये एक वॉलेंटरी एक्शन था ट्रांसफर वाला, और ट्रांसमिशन वाला एक इनवॉलेंटरी है, क्योंकि ये गोल्डी जो है ये मर गया, इसके लिए इसके शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। गोल्डी की इच्छा से नहीं हो रहे भाई, ये टपक चुका है इसलिए ये शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं। चलो भाई फटाफट, टाइम नहीं हमारे पास। डिवेंचर्स, फोर्थ लेसन तो अपना हो ही चुका है क्योंकि हम डिवेंचर्स कर रहे हैं, है ना। चलो भाई बढ़िया। उसके बाद चलते डिपॉजिट्स पे। अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो डिपॉजिट्स पे ना करना है आपको, वो इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट वैसे हमने दोस्तों कल रात वाले सेशन में लिया था, तो मैं डिपॉजिट यहाँ पे भी कवर नहीं करा रहा हूँ। और प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, आई होप, देखो यार ये आता है, बहुत इजी है, तो ये भी हमने कल किया है शाम वाले, तो उसमें आई होप आपने कवर कर दिया है। अब आ जाओ अपने पास आज सुबह के लिए। देखो ये लेटर है, फटाफट देखो इस चीज़ को। लेटर आपको इस तरह से लिखना है। पहले हम एबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी एकदम कैपिटल में लिखेंगे, रजिस्टर ऑफिस लिख देंगे। आई होप अपने लेटर वाली वीडियो देखिए, इसको मैं समराइज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम ऐसा एड्रेस लिख देंगे मुंबई, यहाँ पे हम उसका पिन कोड डाल देंगे। सिन 21 डिजिट्स का होना चाहिए, काउंट करके लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये महाराष्ट्र का स्टेट कोड, ये उसका साल, ये उसका लास्ट का डिजिट, ये उसका प्राइवेट है या पब्लिक है, ध्यान रखते हुए चलना है ये सब, ठीक है। एड्रेस को रट्टा मार लो चलेगा, फोन डैश कर देना, फैक्स ऐसा डैश, रेफरेंस नंबर डैश चलेगा। अगर आप नंबर लिखते हो चलेगा तो भी चलेगा, डैश लिखते हो तो भी चलेगा, लेकिन डेट में ध्यान रखना भाई। पता चला तुम एक्सप्लेनेशन में 2019 लिख रहे हो और तुमने डेट 2025 डाली है, तुम्हें सीधा 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वेबसाइट, ईमेल, डैश नहीं करना, कुछ लिख देना, एबीसी लिमिटेड, मतलब वेबसाइट www.abc.com, ईमेल abc@gmail.com, डेट का ध्यान रखते हुए चलना है। फिर इतना लिखने के बाद
मिस्टर का ध्यान रखना, मिस है कि मिस्टर ध्यान रखना। यहाँ पे 715 ये सब मुंबई, तालाब रोड, खाली रोड, एबीसी रोड, सी टाउन बेबी, बेबी तो उसका डायलॉग है वो छपरी ब्रो का, लेकिन यहाँ पे तालाब रोड आप पी टाउन लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन का स्पेस रख देना। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट लिखना है। क्वेश्चन में पूछा क्या है भाई, पूछ क्या रहा है तू, तो इशू ऑफ बोनस शेयर्स पूछा है समझो फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़ के डियर रेस्पेक्टेड में टाइम लिख जाएगा। टाइम चले गया, टाइम नहीं है हमारे पास, एक एक अल्फाबेट्स लिखना टाइम वेस्ट है, तो डियर सर, ये एस के नीचे ही आप पूरे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करोगे। पक्का? डब्बा आता है कोई बात नहीं, लिख कर आना है, नहीं आता है कोई बात नहीं, छोड़ कर आना है, लेकिन 2 पैरा तो एटलीस्ट कोशिश करना आप कुछ तो लिख कर आओ। खाली हाथ जो बच्चा से सब मैंने सिर्फ फॉर्मेट बनाया है ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं यहाँ चैट में सर सिर्फ फॉर्मेट बनाता हूँ, ठीक है सिर्फ फॉर्मेट बनाता हूँ और एक्सप्लेनेशन में डैश 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 कर दूंगा, मुझे सर मार्क्स मिलेगा। भाई 0 मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के ही तो मार्क्स है। एक्सप्लेनेशन अगर 3 लाइन भी लिखी होगी ना तब भी वो लेटर में आपको मार्क्स देगा, बट अगर आपने लेटर में एक्सप्लेनेशन में कुछ लिखा है तो यहाँ पे बॉडी में, अदरवाइज 0, ठीक है। उसके बाद थैंकिंग यू, शुक्रिया आपने लेटर पढ़ा, एक लाइन का स्पेस। फिर बाबू क्या करना है, योर्स फेथफुली, किसके बिहाफ में आप ये लेटर लिख रहे हो, मतलब कंपनी, तो फॉर एबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो भी आपके कंपनी का नाम है वो यहाँ पे साइन, अपना नाम लिख देना। अपना नाम मत लिखना क्योंकि चेकर ना बहुत आजकल ऐसा कुछ रूल निकला है भाई, ठीक है, कि आप अपना नाम सिंबल्स वो सब मेंशन नहीं कर सकते हो, तो मिस्टर XYZ उसका लिमिटेड कैसे हो सकता है। फिर आपने राहुल भाई का नाम लिख देना, मेरा नाम लिख देना, और नीचे फुल सेंटेंस लिख के आओगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, CS नहीं लिखोगे, कंपनी सेक्रेटरी लिख कर आओगे वहाँ पे, ठीक है चलेगा भाई। गॉट इट, लेटर का भी टेंशन नहीं। अब एक बच्चा कह रहा है सर, बोलो ना भाई, वो लेटर के लिए ना आप हमेशा आपने कॉमन एक रखा था, चलो फिर कॉमन पे ले जाता हूँ, 1 सेकेंड रुको। ये सारे नोट्स क्या ना मैं सेव करते जा रहा हूँ, वैसे ही नोट्स कुछ काम के हैं नहीं आपके, तो मैं इसको शेयर नहीं करूँगा, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद अ मेंबर, मतलब एक कंपनी सेक्रेटरी को जब वो लेटर लिखता है ना, लेटर लिख रहा है तो किन किन चीज़ों को उसको ध्यान रखना चाहिए। पहला है करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मैंने डेट की बात की थी, डेट 2025, एक्सप्लेनेशन में 2019 गलत है ना यार, है ना, तो इसके लिए पहला क्या है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। लूसिड लैंग्वेज, सिंपल शब्द यूज करना है, सिंपल शब्द समझ में आना चाहिए उसे। जैसे आजकल वो जेंजी बच्चे जो होते हैं, वैसे मैं भी जेंजी हूँ, बट हम में ना कुछ, अभी यार मुझे एक वर्ड याद नहीं आ रहा जो हम ऐसे मस्ती मस्ती में ऐसे बोलते हैं, क्या वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, वो एक रुको यार, कुछ तो शब्द बोलता हूँ मैं, चलो मुझे याद नहीं आ रहा वो। हाँ, तुम्हें पता है क्या, मैं ना कूल वर्ड होता है ना, कूल, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, क्यूल, ठीक है, ये मेरा तरीका है, थोड़ा ऐसा थोड़ा डैंग बनने की कोशिश करता हूँ मैं तब, जब अपने दोस्तों के साथ क्यूल करके, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, तुम्हें ऐसे नहीं लिखना भाई, चेकर जो है तुम्हारी बैंड बजा देगा। समझ में आया? तो लूसिड लैंग्वेज, सिंपल शब्दों का इस्तेमाल। सेक्रेसी, तुम इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी पे लगा मत देना, आज हमने इस बंदे को नोटिस भेजा है, इसकी खुशी में, नहीं भाई अलाउड नहीं है, 0, आप जेल में जाओगे भाई। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, आपको जो भी लेटर आता है उस चीज़ का आपको रिप्लाई देना है, ठीक है। कर्टसी, पोलाइटनेस, प्यार से, आपको सर हम न्योता देते हैं कि आपको बोनस शेयर मिलने वाला है, ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना, अबे सुन हमारे पास बहुत काम है, तुझे क्या लगता है हम यही करने को बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमने तेरे लिए समय निकाला है, तुझे हम बोनस देने वाले, तू अपने आप को खुशनसीब समझ कि हमारी कंपनी ने तुझे बोनस दिया है। अरे भाई तू एहसान कर रहा है, ऐसे नहीं, आप हमारे प्यारे व्यक्ति हो, आपको हम बोनस शेयर देना चाहते हैं, आपको ऐसा लिखना है, प्यार से लिखना है। उसके बाद लीगल मैटर्स, आपको वहाँ पे सेक्शंस कोट करके आना है, आप कर पाते हो ठीक है, नहीं कर पाते कोई बात नहीं, गलत सेक्शन लिख कर आए तो 0 मिलेगा, सेक्शन आता है तो ही लिखना। कंसिडरेशन, ठीक है, इतना कुछ नहीं है। इमेज ऑफ द कंपनी, आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, हमने अभी लेटर में लिखा आपने कंपनी सेक्रेटरी लिखा है, आप एक कंपनी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करिए आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो आप लेटर लिखते वक्त, ठीक है। बाकी थोड़ा सा और समय है हमारे पास, तो इस वक्त में डीमैट और रीमैट का ये जो डिफरेंस बिटवीन है, जो एग्जाम में 100% आने वाला है, वो कवर करा देता हूँ। तो प्रोसेस डीमैट यानी कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स को, क्या है, फिजिकल सर्टिफिकेट्स ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब फिजिकल सिक्योरिटीज को, डीमैट क्या होता है, फिजिकल सिक्योरिटीज को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं, फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। पेपर आपको पता है भाई फ्रॉड हो सकता है, फोटो कॉपी हो सकती है, उसमें बहुत सारी गफला हो सकता है,
चोरी हो सकती है, थेफ्ट हो सकता है, जल जा सकता है वो। अगर हम जिसको इलेक्ट्रॉनिक कर दे, आज तुम मेरे पीडीएफ इसमें ओपन है, तुम इसको कैसे जलाओगे भाई, है ना। तो डीमैट फिजिकल सिक्योरिटीज को क्या प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऐसे लिख कर आओगे, प्रोसेस एक प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और सिर्फ सिक्योरिटी से फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज, तो एक गलत वर्ड हो जाएगा, सर्टिफिकेट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। रिमैट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक से, अब तुमने इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक से आपने डीमैट आपने फिजिकल कर दिया। ये मेरी पीडीएफ ओपन है, इस पीडीएफ को मैंने जेरोक्स कर दिया, इसका प्रिंट निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने दोस्तों रिमैट किया। समझ में आया। तो डीमैट रिमैट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये पक्का बनता है, तो प्लीज़ आई होप आपने इसको कर रखा है। उसके बाद फंजिबिलिटी डिफाइन में आ सकता है, ठीक है, फंजिबिलिटी डिफाइन में आ सकता है, तो एक बार इसको रीड कर लेना है आपको। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, बताओ एग्जाम्पल, चलो ठीक है बता दो एक बारी। फंजिबिलिटी का एग्जाम्पल होगा दोस्तों, आप गए बैंक में 500 रुपए का नोट लेकर कि भाई इसके छुट्टे दे दें। बैंक ने आपको इसका छुट्टे दिए 100 रुपए के 5 नोट, आपने दिया एक को 500 का नोट, उसने बदले में आपको 5 नोट दिया 100 रुपए का। बच्चा कह रहा है खुश, भाई भाग जल्दी भाग, इसको पता नहीं है मैंने इसको 1 नोट दिया था, इसने मुझे 5 नोट दे दिया, भाग भाई भाग, चल पार्टी करेंगे आज। क्यों भाग रहा है भाई तू? उसने जो 1 नोट दिया है उसकी वैल्यू जो है ना भाई वो 500 ही है, भले ही तू 500 होल्ड कर रहा है, उसकी वैल्यू तो उतनी है मेरे भाई। तो इसको फंजिबिलिटी कहते हैं। मतलब ये वो एग्जांपल याद है लेक्चर वाला अपना, एक बंदे ने दूसरे बंदे के साथ शेयर ट्रांसफर का ये किया, है ना। वो शेयर जब ट्रांसफर कर रहा था तो वो बोलता है यार मैंने तुझे मेरी कंपनी के 100 शेयर्स दिए हैं, तूने तेरी कंपनी के सिर्फ 1000 ही शेयर दिए, ये क्या बात हुआ? 100 के बदले 1000 शेयर्स मिल रहे हैं, तू गधा है भाई, आजा डील करते। फिर वो उसे समझाता है अरे नहीं ऐसा नहीं है, तू भले ही 100 शेयर दे रहा है, तू भले ही मैं तुझसे 1000 शेयर ले रहा हूं, लेकिन उसकी जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू इन द एंड उतनी है भाई। समझ में आया? इसको फंजिबिलिटी कहते हैं। ये ISIN एक बार जो 8 लाइन है ना, ये ऐसे फालतू क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, डिफाइन वगैरह में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, तो प्लीज़ इसको एक बार रीड कर लो। डीमैट रिमैट हो गया, फटाफट आ जाओ गाइज। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई ये वाला अपना है, ये बाबू लोग, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड किसको मिलता है? जो ओनर है। इंटरेस्ट किसको मिलता है? जिसने लोन दिया है। ओनर कौन है भाई? ओन्ड कैपिटल वाला। लोन कौन है भाई? बोरोड कैपिटल वाला। तो ये फीचर्स ऑफ डिविडेंड 8 मार्क का क्वेश्चन में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आप आई होप आपने सबने कर लिया है, ठीक है। डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो जाए तो विदिन 30 डेज आपको पे करना है, ठीक है। आई होप आपने कर लिया है। इट्स अ पेबल आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। और ये कौन रिकमेंड कर रहा है? रिकमेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर्स। समझ में आ रहा है ना? डिविडेंड कौन रिकमेंड कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं कि यार हमारा प्रॉफिट अच्छा हुआ है, हम इस बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट सकते हैं, चल आजा हम उनको देंगे। हमने क्या रिकमेंड? हम शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएंगे। शेयर होल्डर्स को लगता है शेयर होल्डर्स तुम्हें पैसा चाहिए डिविडेंड, शेयर होल्डर्स क्यों मना करेगा भाई, पैसा मिल रहा है, हाँ हाँ दे दे भाई, दे दिया। और कैश में दोगे ना कि काइंड में, है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जस्टिफाई में आ सकता है। कैन डिविडेंड बी पेड इन काइंड? तब आप क्या करोगे एग्जाम में? पहले चल बताता हूँ जस्टिफाई कैसे लिखना है, अभी बताओ एक बारी। चलो पहले आप लिखोगे डिविडेंड अपना डिविडेंड के बारे में इंट्रोडक्शन, 2 लाइन। आप ये भी लिख सकते हो डिविडेंड इज टू बी रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड वंस रिकमेंडेड देन इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। समझ में आया? बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल बिजनेस है, बाकी स्पेशल अगर आपको नहीं पता है ना कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है या स्पेशल पास होता है, मत लिख कर आना। शेयर होल्डर्स बाय पासिंग रेजोल्यूशन, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। छोड़ के आओगे चलेगा, मार्क्स नहीं कटता उस चीज़ का, तुम लोग बच्चे, तुम्हें वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। तो 2 लाइन लिख दिया, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिख दिया। चलो स्टार्ट से बताता हूँ। पहले डिविडेंड का इंट्रोडक्शन 2 लाइन, फिर आप लिख दोगे रिकमेंड हुआ तो, डिक्लेयर हुआ तो कौन एक्सेप्ट करता है, फिर उसके बाद लिखोगे आप डिविडेंड हैज टू बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। डिविडेंड को पे करने के लिए आप कंपनी के प्रॉपर्टीज बेचोगे नहीं, ठीक है। कंपनी का प्रॉपर्टीज बेच नहीं सकते आप, कैश आप सिर्फ कैश में दोगे, वो भी उनके बैंक अकाउंट में दोगे। ये इसकी 6वीं लाइन। फिर 7वीं लाइन में आप कंक्लूजन लिख दोगे कि सो देयरफॉर डिविडेंड कैन नॉट बी पेड इन कैश
sorry, dividend cannot be paid in kind, it has to be mandatorily paid in cash within 30 days from the date of declaration of dividend. इस तरह से इसका आएगा कंक्लूजन। बढ़िया यार। बाकी जो चैप्टर्स आई होप आपने इसमें कर रखा है। आइए इसमें इंपॉर्टेंट पे चलते हैं। डिविडेंड और इंटरेस्ट का डिफरेंस बिटवीन अच्छे से कर लेना एक बार एग्जाम से पहले। डिमैट, रिमैट, डिविडेंड और इंटरेस्ट, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरिम, अगर देखो फाइनल डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है एंड पेड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनल डिविडेंड में इट इज रिकमेंडेड बाय बीओडी, अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स, बट इंटरिम डिविडेंड में इट इज डिक्लेयर्ड बाय बीओडी, अप्रूव्ड बाय बीओडी। कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट है, कंपनी एक साल में 2 बार डिविडेंड देना चाहती है, एक पहले 6 महीने में, फिर दूसरे 6 महीने में, इसको हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं कोई? पक्का डंडा गुल तो नहीं हो रहा आपका? चलो, अगर आपने वैसे कल का लाइव सेशन पे अटेंड किया होगा तो उसमें हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट्स, 11th लेसन पे अभी हम पेज नंबर 158, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्सचेंज, बॉट और सोल्ड। आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कर रहे हो? बेच रहे हो या फिर खरीद रहे हो। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, इसमें आप रिसोर्सेज ट्रांसफर कर रहे हो, प्रोडक्टिव यूजेज हो रहा है, आपके पैसे बच रहे हैं, एंड हैंस इनकमिंग, आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स को बेचकर आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, प्राइस डिटर्मिनेशन हो रहा है, सेल मैकेनिज्म, अगर आपको सेल करना है तो आपको एक मार्केट मिल चुका है, लिक्विडिटी है, आप इजीली बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इजी एक्सेस है, आपको बस जाना है मार्केट में, अपने फाइनेंशियल एसेट्स को अगर आपको खरीदना है, आपको चेक करना है कौन सा एसेट्स मिल रहा है, कौन सा एसेट्स बेच सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये 8 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको कवर कर सकते हो। मनी मार्केट जो है ना, मनी मार्केट में ना आरबीआई क्या इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ। आरबीआई रीड मारो एक बारी, अभी मारो, तब तक मैं सांस ले लूँ थोड़ी। आरबीआई को रीड मारो। कमर्शियल पेपर्स रीड मारो। कमर्शियल पेपर बताओ क्या हो रहा है? देखो, कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, ये लाइन लिख कर आनी। कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय हाईली रेटेड कंपनीज। कमर्शियल पेपर इज अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, सीपी शॉर्ट में कमर्शियल पेपर, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी commercial paper is an unsecured promissory note, commercial paper is an unsecured promissory note, commercial paper is an unsecured promissory note, डिफाइन में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल बिल्स कर लेना, कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज आई होप आता है। हाँ, कमर्शियल पेपर्स यानी कि आप एक पर्सन को प्रॉमिस करते हो कि इतने समय बाद मैं तुझे तेरे पैसे लौटा दूंगा, बस सिंपल। और जो कि हाईली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, सिर्फ वही कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। ये 5 लाख और मल्टीपल में होता है, यानी कि आप मिनिमम 5 लाख का आपको कमर्शियल पेपर लेना पड़ेगा। मतलब ये जो बच्चा है ना कैमरा के पीछे, पूजा जो देख रही है ना, मुझे चैट में देख पा रहा हूँ मैं, है ना पूजा, तुम्हारा फोकस नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। चलो, तो ये जो जोर से मारती यार, हाँ ठीक है, जो कमर्शियल पेपर है ना, जो कमर्शियल पेपर है ना, तो मैं पूजा के साथ बोलता हूँ, पूजा मुझे आपसे, मेरी प्यारी दोस्त, मुझे आपसे 5 लाख का कमर्शियल पेपर चाहिए, एज अ लोन चाहिए, तो आप मुझे 5 लाख दो और मैं आपको बदले में एज अ लोन, ठीक है। चलो ठीक है, और कुछ? हाँ भाई, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। प्राइमरी मार्केट इज अ इशूअर, जब कंपनी अपने शेयर्स पहली बार मार्केट में ला रही है, उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और एक बार जब वो पहली बार मार्केट में आ रहे हैं ना, तब तो उसकी बाइंग एंड सेलिंग प्राइमरी मार्केट से ही होगी, और किधर से भी आप नहीं कर सकते हो। जैसे जेआर कॉलेज अब तक मार्केट में आया नहीं है अपने शेयर्स को लेकर, हम जब पहली बार आएंगे तो हम प्राइमरी मार्केट, एक बार जेआर कॉलेज के शेयर्स मार्केट में आ जाए, अब आप किसी से भी खरीद सकते हो, जो भी उसका ओनर होगा। प्राइमरी मार्केट में जो उस कंपनी से आपको खरीदना पड़ेगा, सीधा कंपनी से, जो उसका मतलब सीधा, अगर आपको उसके शेयर्स खरीदने हैं, आप सीधा जेआर कॉलेज के पास जाओगे, ला भाई अपने शेयर्स बेच दे मुझे। लेकिन जब आप सेकेंडरी मार्केट में जाते हो, उसके शेयर्स तो ऑलरेडी मार्केट में फिर रहे हैं, आ जाओ भाई, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है ना। आई होप आपने ये सब कर लिया है, इतना कुछ ऐसा डिफिकल्ट सा ये है नहीं। और ये दोस्तों फंक्शंस ऑफ सेबी ना लास्ट टाइम आया था, पेज नंबर 175, ठीक है आपके। और मैं ना उनको भी एक साथ लास्ट मैराथन दे रहा था, तो उसमें ये पेज नंबर 175 वाला आया था। इस बार फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कर लो यार, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कर लो। फीचर्स और फंक्शंस दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने ये लाइव सेशन में भी किया था कल के,
रीड करो यार, रीड करो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, और क्या पिकअप करना है वो देख रहा हूँ मैं। मार्केट फॉर सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक ऐसा मार्केट है जहां पे आप सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, चलेगा। सेकंड हैंड सिक्योरिटीज, अगर वो मार्केट में आप पहली बार उसे खरीदते तो आप उसे प्राइमरी मार्केट कहते हो। अब वो मार्केट में आ चुका है ना, मार्केट में ऑलरेडी घूम रहा है। जो सेकेंडरी मार्केट है वो क्या है? वो स्टॉक एक्सचेंज है। लिस्टेड सिक्योरिटीज, जो भी सिर्फ लिस्टेड किए गए सिक्योरिटीज हैं वही आप स्टॉक एक्सचेंज पे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। चलो पहला, मार्केट फॉर सिक्योरिटी। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक मार्केट है फॉर सिक्योरिटीज, सेकंड हैंड सिक्योरिटीज आप यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग करते हो। सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज क्या बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन कर रहा है? स्टॉक एक्सचेंज में सोचो, तुमने शेयर परचेज किया, तुम्हें पता चला जेआर कॉलेज का मैं शेयर परचेज कर रहा हूँ, जेआर कॉलेज का तो शेयर ही लिस्टेड नहीं है, मतलब तुम्हारे साथ तो फ्रॉड हो गया है। तो स्टॉक एक्सचेंज में तुम भाई कोई भी शेयर खरीद रहे हो जिसका कोई नाम ही नहीं है कंपनी का, कुछ भी चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक बॉस है, उस बॉस को सेबी कहते हैं। स्पेसिफिक लोकेशन, पहले एक लोकेशन हुआ करती थी मार्केट, एक्चुअल मार्केट, बट आज तो सब इलेक्ट्रॉनिक होता है। ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स, ठीक है, तो आपको उधर मेंबर बनना पड़ता है, कुछ नहीं है, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप वहाँ पे एज अ मेंबर बन जाओगे तो ही आप एक बाइंग एंड सेलिंग कर पाओगे वहाँ पे, नथिंग एज सच। ठीक है, समझ में आया पक्का? ये था अपना दोस्तों फीचर्स और फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, आप अपने पैसे को मोबिलाइज कर सकते हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। दोस्तों यार, आप सिक्योरिटीज़ कितने में बेचे जाए लोगों को समझ नहीं आता था। पहले जब ऑफलाइन होता था, कोई 100 में बेच रहा है, कोई 105 में बेच रहा है, कुछ भी अपने भाव लगा रहे सब लोग। लेकिन आज जब स्टॉक एक्सचेंज आ चुका है, अब सेबी का ऊपर हाथ है, तो सेबी सब मैनेज कर रही है कि कोई ज़्यादा महंगे में तो नहीं बेच रहा, कोई ज़्यादा सस्ते में तो नहीं बेच रहा। सेबी स्टॉक एक्सचेंज पे पूरा रेगुलेट करती है। प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, देखो यार, सेबी को लाना इसलिए ही गया था, इसलिए ही लाया गया है कि यार वो ना स्टॉक एक्सचेंज पे एक ऐसा मार्केट बनाए, और ऐसा मार्केट यानी कि एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज बनाए जो लोगों को, सिक्योरिटीज़ को, जो भी लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उन सभी को एक प्रोटेक्शन मिले। लिक्विडिटी, आज हमें अगर कोई शेयर्स परचेस करना है तो कितना टाइम लगता है? एक डीमैट अकाउंट खोलो, किसी मेंबर को पकड़ो, उनके थ्रू किसी ब्रोकर से डील कर लो, या फिर खुद वहाँ पे एज ए रजिस्टर हो जाओ एज ए मेंबर, और खुद आप बाइंग एंड सेलिंग कर लो। स्टॉक एक्सचेंज से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, तो ये एक पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि स्टॉक एक्सचेंज की वजह से हमारे देश में एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आप अपने पैसे जो है यहाँ पे लगा कर रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यार फंक्शंस ऑफ सेबी भी करना है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेबी भी इंपॉर्टेंट है। ये मैं वैसे तो कल के लाइव सेशन में कराया हूँ, और ठीक है आज के लिए सिर्फ इतना ही हम रखेंगे तो चलेगा इस लाइव सेशन को, इस सेशन को आज हम इतना ही रखेंगे तो चलेगा। एंड आई होप एक कुछ समय में आपका एक पूरा टॉपिक, पूरे सब्जेक्ट का एक ब्रीफ हो चुका है। अब दोस्तों, अब हमारे पास इतना अगर आप कर रहे हो ना, हो जाएगा अच्छे से, टेंशन मत लो, पेपर बहुत स्मूथली निकलेगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑल द बेस्ट यार, पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। अब मैं ना कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। पहला है दोस्तों डिफरेंस बिटवीन, सेम ओसीएम की तरह ही इस पेपर को भी लिख कर आना है। यहाँ पे हम लिखेंगे हेड पॉइंट्स, फिर दोस्तों हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, बस ऐसे सेम। कितने पॉइंट्स लिखने हैं सर प्लीज बताओ? तो एटलीस्ट 6 पॉइंट, एटलीस्ट 6 पॉइंट्स। एसपी में आप जितना ज़्यादा लिखते हो, जैसे आप देखोगे ना एसपी के डिफरेंस बिटवीन में 8-8, 10-10 पॉइंट है, तो यहाँ पे ना चेक करना 6 पॉइंट्स अगर कोई लिखता है तो 4 मार्क ही देता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो बच्चा स्पीड का ध्यान रखना है भाई, ठीक है। एसपी में अपने पास लिखने को बहुत कुछ है, क्योंकि तुम्हारी एसपी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, मुझे पता है। तो यहाँ पर अगर आप 8 पॉइंट्स लिखते हो, आपको 5 on 5 पक्का मिलने वाला है, कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ में। जस्टिफाई, आओ जस्टिफाई बताऊं, चलो जस्टिफाई। पहला हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, 2 लाइन का। मुझे लगता है एसपी के इंट्रोडक्शन और डिफाइन द फॉलोइंग में तो तुम्हें दिक्कत ही नहीं होगा, क्यों में हर चीज आती है, तुम्हें हर चीज का कंसेप्ट पता है, तुम उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करके आ सकते हो। उसके बाद जो आपको लगता है वो आपने समझा दिया, 4 लाइन में पॉइंट वाइज लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन आप लिख दोगे, ट्राई करना एटलीस्ट 6 लाइन में आप इसको लिख कर आए, एटलीस्ट 6 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं वहाँ पर। अगर आप 6 पॉइंट्स लिखते हो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। जो बच्चा 8 लाइन लिख कर आ सकता है उसको 5 on 5 मिलने वाले हैं। हाँ, अगर वो करेक्ट है तो। अगर करेक्ट नहीं लिखी है लेकिन 8 लाइन लिख दी है, बहुत अच्छी बात है, 3.54 मिल जाएगा। थोड़ा बहुत रिलेवेंट लिख दिया, लास्ट में कंक्लूजन अगर आपका सही निकल के आ रहा है, आपको मार्क्स मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों लेटर में आप, लेटर अगर ऐसा टॉपिक आ गया जो हमने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करा है, सर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी नहीं आया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अपने को फॉर्मेट आता है ना, फॉर्मेट आता है कि नहीं आता है मुझे ये बताओ?
फॉर्मेट आता है, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे फॉर्मेट लिख दिया, यहाँ पे आपने बस पे स्टार्ट किया सब्जेक्ट लिख के, और यहाँ पे मिस्टर आप पे वर्गा, यहाँ पे डियर सर करके स्टार्ट किया, 2-3 लाइन लिख दी, ब्लैंक कोई भी छोड़कर नहीं आएगा, ठीक है। फिर थैंकिंग यू लिख दिया, योर्स फेथ, एक लाइन छोड़कर योर्स फेथफुली, यहाँ पे समझाया कंपनी सेक्रेटरी आपने पूरा लिख दिया। या अगर आप सिर्फ इतना करते हो, एक्सप्लेनेशन में 3 से 4 लाइन लिख दोगे बस, आपको 3 या 3.5 मार्क्स तो फिर भी मिलना है। ये मैं वो लेटर की बात कर रहा हूँ जिसको हमारे पास कुछ नहीं आता था हमें इस चीज़ का, और वो लेटर जो आपको आता है, आपने ऐसा कर दिया 5 on 5, लेटर में मार्क्स नहीं कटते, फॉर्मेटिंग गलत है तो कट जाएंगे। और दोस्तों एक और चीज़, लेटर में ना मैंने एक चीज़ शायद आपको पहले कवर नहीं कराई है, आप लेटर पूरा हो गया उसके बाद आप इसको स्क्वायर करोगे, उससे पहले स्क्वायर मत करना, चलेगा। अब उसके बाद आंसर द फॉलोइंग, चलो भाई आंसर द फॉलोइंग पे भी ले चलता हूँ। आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग में दोस्तों आप पहले क्या करोगे, आप पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन कितना, 3 से 4 लाइन का, क्योंकि ये 8 मार्क का क्वेश्चन है। हमने इंट्रोडक्शन, हमने एसपी में वैसे भी हर चीज़ कवर कर रखी है, तो इंट्रोडक्शन तो हम लिख ही लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम हेड पॉइंट स्टार्ट करेंगे। हेड पॉइंट लिखा, अगर आपको हर एक हेड पॉइंट का 2 से 3 लाइन आती है तभी ही आप पॉइंट वाइज लिखने वाले हो। मैं पॉइंट वाइज कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स है जिसमें सिर्फ एक ही लाइन है लिखने को, ऐसे पॉइंट्स है अपने बुक में, तब क्या करोगे, तब ऐसा पॉइंट लिखना ना चेकर को लगता है इसको आता ही नहीं था, है ना। तो आप इसके लिए क्या करो, हेड पॉइंट लिखा, एक्सप्लेनेशन को डैश करके लिख दिया, ठीक है। डैश करना चाहिए तो पैराग्राफ बनाकर लिखो चलेगा, पर पैराग्राफ बनाकर लिखो, पर डैश करके हुए लिखना, ऐसा भी चलेगा। पर बच्चा कह रहा है नहीं सर मुझे ना ऐसा अच्छा नहीं लगता, मुझे पॉइंट वाइज ही लिखने को अच्छा लगता है, तो चलेगा क्या सर प्लीज़ बताओ ना, पॉइंट वाइज लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे मेरे साइड से। दोस्तों एसपी के इस पेपर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, ये वीडियो में, इस लेक्चर में, इतने ही सेशन में, लाइव सेशन में, इस सेशन में सिर्फ हम इतना ही कर रहे हैं। अब यार अब समय है आप सभी को अलविदा कहने का, ठीक है। मैं आप सभी को प्यार के लिए जो आपने दिया है पूरे ओसीएम एंड एसपी के लेक्चर में, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ यार आप सभी के प्यार का। थैंक यू यार दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना योग्य समझा, आप सभी को मेरे ओसीएम के क्वेश्चंस हेल्प आउट किए हैं, उसी तरह से दोस्तों आपको मेरे एसपी के क्वेश्चंस भी 1000% हेल्प करने वाले, वेरी क्लियर 1000%। मैं इतना कह रहा हूँ, ओसीएम में मैंने प्रूफ करके दिखाया, तब आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, इतना स्ट्रेस्ड आउट क्यों हो रहे हो यार। सेंस बनता है स्ट्रेस्ड आउट होने का, जब मैंने बता दिया आपको सब कुछ, तो क्यों, ठीक है चलेगा। वादा करते हो कॉन्फिडेंटली जाओगे, वादा कर रहे हो, चैट में वादा कर रहे हो, पक्का मान लूँ, धोखा नहीं दोगे ना। काफ़ी बच्चों ने कहा यार सर ओसीएम में पूरा आता था लेकिन कॉन्फिडेंस के चक्कर में मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, तो यार नहीं यार मैं ये नहीं सुनना चाहता आप सभी से, पक्का। अब मैं देखो ये लेक्चर को जल्दी एंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद अब आप क्या करोगे मैं बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप करोगे ऑब्जेक्टिव्स खुद से टेक्स्ट बुक के पीछे, अभी के अभी फटाफट टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स कर लिया आपने पक्का, यहाँ पे पहला फोकस, और उसके बाद फिर जब आप सेंटर के लिए निकलोगे तब आपको डिबेंचर की वो वीडियो जो है 20 मिनट की वीडियो है, उसको आप 2x में देखोगे, ट्राई करना, 1x भी देखोगे तो भी चलेगा, सब कवर हो जाएगा वहाँ पे, टेंशन मत लो। और जब आप वीडियो देखोगे अच्छे से, आप साथ में लर्न करते हुए चलना। तो दोस्तों इस सेशन में, इस लाइव सेशन में इतना ही। अब बारी है आप सभी को फोड़ कराने की एग्जाम में। जो बच्चा जितना कॉन्फिडेंटली जाएगा उतना ही उसका पेपर अच्छा जाएगा। अब ये तुम पर है, तुम्हें कैसे जाना है। तुम्हें सर डर लग रहा है सर कि सर फायर है अपन, फायर फ्लावर समझे क्या, फायर है अपन। जो बच्चा फ्लावर बन के जाएगा उसका फ्लावर ही बन जाएगा, लेकिन जो बच्चा फायर बन के जाएगा, जो बच्चा फायर बन के जाएगा वो पेपर में आग लगा कर जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में और चैट में मुझे दिखना मिलना चाहिए कि सर मैं फ्लावर बन के गई या जा रहा हूँ, या सर मैं फायर बन के गया या जा रहा हूँ, ठीक है। और जब वापस एग्जाम हो जाएगा तो हम पता है कहाँ मिलेंगे, बताता हूँ। वापस एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम के बाद मैं कोशिश करूँगा दोस्तों ये समय पे मैं अपना ऑफिस निकल जाऊँगा, तो गौरव मुंद्रा यूट्यूब चैनल पर हम करेंगे लाइव, ठीक है। अराउंड अरे नहीं यार उस समय पे फ्री होना दिक्कत है, बट चलो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 3 बजे आपको यहाँ पर लाइव मिलूँ, आपके पेपर के बाद आपकी हालचाल पूछने को 3 बजे लाइव मैं कोशिश करूँगा। मैं वैसे लिख दूंगा अगर मैं नहीं आ पाऊँगा तो 3 बजे लाइव। और इस बीच अगर आपको अभी आपको सेंटर जाने में समय है, आपको कुछ डाउट है तो उस डाउट को याद कर लो, बट स्टिल आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो प्लीज़ यू कैन कनेक्ट मी ओवर ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं बैठा हूँ यार आप सभी के लिए, टेंशन नहीं लेना है, डर लग रहा है, स्ट्रेस्ड हो रहा है, प्लीज़ यू कैन कनेक्ट मी ओवर माई इंस्टाग्राम गोल्डी मुंद्रा _
ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना है, फिर आपको जाना है, सब कुछ अच्छा होगा, बस कॉन्फिडेंस आपको रखना है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे वादा करो कि सर ओसीएम में जो गलती हुई थी एसपी में वो नहीं करने वाली हूँ, कॉन्फिडेंटली जाऊँगी या जाऊँगा, पेपर में फायर बन के पेपर को आग लगा कर सबमिट करके आऊँगा या आऊँगी, 100% पेपर कंप्लीट करके आऊँगी, ये प्रॉमिस आऊँगा, ये प्रॉमिस मुझे आपको करना। ठीक है, आप ये प्रॉमिस मुझे करने वाले हो, पक्का, गारंटी, भरोसा करता हूँ। चलो यार दोस्तों, अब फाइनली ओसीएम मेरे साइड से एंड, फाइनली एसपी मेरे साइड से एंड। इकोनॉमिक्स लिए कुछ चाहिए तो यहाँ पे प्यार बरसाओ, यहाँ प्यार मिला तो मैं इकोनॉमिक्स के लिए कुछ करता हूँ, अदरवाइज़ नहीं करूँगा, सीधी सी बात है। ठीक है, समथिंग मुझे भी तो कुछ बदले में आपका प्यार मिलना चाहिए ना। बदले में मैंने क्या मांगा है? आपसे आपका प्यार मांगा है, आपसे आपका समय मांगा है, आपसे आपका ट्रस्ट मांगा है। तो अगर आप देते हो तो मैं भी दे पाऊँगा आपको अपना समय, अपना स्किल्स, अपनी नॉलेज, क्या करना है, कैसे आप इकोनॉमिक्स को टैकल कर सकते हो। बट अगर आप नहीं कर सकते तो फिर थोड़ा हमें भी कंजूस बनना पड़ेगा बांटने में। ठीक है, चलो यार दोस्तों, इस लाइव सेशन को इस प्यारे से सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप सब आग लगाने वाले हो और फाइनली एसपी की आखिरी जंग आप लड़कर जीत कर आने वाले हो। मैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को, इस सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ।